नमस्कार शोधार्थियों। कहना ज़रूरी है यूट्यूब चैनल सुधा उपाध्याय के सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में मैं आज हिंदी के सुपरिचित जाने माने कवि, लेखक, चिंतक, अनुवादक, विचारक, इतिहासकार, एक वर्सटाइल व्यक्तित्व के साथ हूँ। इनकी कविताओं की 2 ज़रूरी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और कहानियों की भी किताब प्रकाशित हो चुकी है। कश्मीर नामा शीर्षक से प्रकाशित इनकी किताब इधर कुछ वर्षों में हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण और चर्चित किताब बन गई है। ये देश भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपने ज़रूरी हस्तक्षेप के लिए जानी मानी जा रही है, चर्चा में है और चिंतकों को, आलोचकों को लुभा रही है। यह अशोक कुमार पांडे जी के साथ हूँ साथियों। उनसे मेरा 20 साल का पुराना संबंध है, नाता है और उस नाते से मैं उन्हें जितना जान पाई हूँ वो दिल्ली, ग्वालियर और मुंबई में समान रूप से जीते, बसते और रहते हैं। अशोक कुमार पांडे जी जैसा मैंने कहा न केवल एक चर्चित कवि हैं, एक विचारक हैं और एक इतिहासकार के रूप में भी लगातार अपनी समझ से, अपनी परख से हम सबका ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। इनकी सामाजिक दृष्टि हो, इनकी राजनीतिक समझ हो और आर्थिक विषयों को लेकर जो इनका गहन शोध है, इन सब को लेकर अगर हम देखें तो हिंदी के अन्य तमाम समकालीन लेखकों में, चिंतकों में अशोक कुमार पांडे अपना अलग पहचान बना रहे हैं। बीते कई सालों में इनकी कुछ ज़रूरी पुस्तकों को अगर रेखांकित, चिन्हित किया जाए तो उन्होंने कश्मीर नामा, कश्मीर और कश्मीरी पंडितों पर, उसने गांधी को क्यों मारा, सावरकर, काला पानी और उसके बाद जैसी ऐसी कई किताबों से हमारी हिंदी की दुनिया को समृद्ध किया है और साहित्य और समाज और आलोचना जगत को लगातार कुछ न कुछ अपनी ज़रूरी हस्तक्षेप से वे समृद्ध करते रहे हैं। इनके 2 कविता संग्रह मेरे पास हैं और इन्हीं 2 कविता संग्रहों में लगभग अनामंत्रित और प्रलय मिलय जितना मैं पढ़ चुकी हूँ, इनकी कविताओं को गुन चुकी हूँ, शोधार्थियों आज उसी आधार पर अपनी पसंद की 5 कविताएं चुनती हूँ और आप सबके समक्ष न केवल उन कविताओं का पाठ करूँगी बल्कि अपनी छोटी सी समझ के अनुसार विवेचन और विश्लेषण करने की भी कोशिश करूँगी। साथियों, कविता की आदिम दुनिया से ही कुछ शाश्वत विषय हमेशा रहे हैं, रहेंगे। उसमें माँ और पिता 2 बेहद ज़रूरी कह सकते हैं जिनसे हम परिभाषित होते हैं, जिनसे हमारा संबंध सांस की डोर का है, नाभिनाल का है। अशोक कुमार पांडे जी की माँ और पिता पर लिखी बेहतरीन कविताएं मुझे खासा पसंद हैं और उन्हें मैं ज़रूर चिन्हित करना चाहूँगी, कहना ज़रूरी है चैनल में। पहली मेरी पसंद की कविता है जो मैं हमेशा अपने शोधार्थियों और विद्यार्थियों में भी कभी कभी तुलनात्मक रूप से पढ़ते पढ़ाते हुए ज़रूर उस कविता की चर्चा करती हूँ। आज वो आपके सामने पाठ करूँगी। माँ की डिग्रियाँ। घर के सबसे उपेक्षित कोने में बरसों पुराना जंग खाया बक्सा है एक, जिसमें तमाम इतिहास बन चुकी चीज़ों के साथ मतढक्की की साड़ी के नीचे 35 सालों से दबा पड़ा है माँ की डिग्रियों का एक बुलंदा। बचपन में अक्सर देखा है माँ को दोपहर के दुर्लभ एकांत में बतियाती बक्से से किसी पुरानी सखी की तरह। मरे हुए चूहे सी एक और कर देती, मरे हुए चूहे सी एक और कर देती वह चटक पीली लेकिन उदास साड़ी और फिर हमारे ज्वरग्रस्त माथों सा देर तक सहलाती रहती वह पुलिंदा। कभी क्रोध, कभी खीज और कभी हताश रुदन के बीच टुकड़े टुकड़े सुनी बातों को जोड़कर धीरे धीरे बुनी मैंने साड़ी की कहानी कि कैसे ठीक उस रस्म के पहले घंटों चीखते रहे थे बाबा और नाना बस खड़े रह गए थे हाथ जोड़कर। माँ ने पहली बार देखे थे उन आंखों में आंसू और फिर रोती रही थी बरसों।
अक्सर कहती यही पहनाकर भेजना चिता पर, और पिता पिता बस मुस्कुरा कर रह जाते। डिग्रियों के बारे में तो चुप ही रहती माँ, बस एक उकताई सी मुस्कुराहट पसर जाती आंखों में जब पिता किसी नए मेहमान के सामने दोहराते, उस जमाने की एमए है साहब, चाहती तो कॉलेज में होती किसी। हमने तो रोका नहीं कभी, पर घर और बच्चे रहे इनकी पहली प्राथमिकता। इन्हीं की बदौलत तो है यह सब कुछ। बहुत बाद में बताया नानी ने कि सिर्फ कई रातों की नींद नहीं थी उनकी कीमत। बहुत बाद में बताया नानी ने कि सिर्फ कई रातों की नींद नहीं थी उनकी कीमत, अनेक छोटी बड़ी लड़ाइयां दफन थीं उन पुराने कागजों में। 8वीं के बाद नहीं था आसपास कोई स्कूल, और पूरा गांव एकजुट था शहर भेजे जाने के खिलाफ। उनके दादा ने तो त्याग ही दिया था नजल, पर निरक्षर नानी अड़ गई थी चट्टान सी, और झुकना पड़ता था नाना को, झुकना पड़ा था नाना को पहली बार। अन्न जल तो खैर कितने दिन त्यागते, पर गांव की उस पहली ग्रेजुएट का फिर मुंह तक नहीं देखा दादा ने। डिग्रियों से याद आया ननिहाल की बैठक में टंगा वह धूल धूसरे चित्र, जिसमें काली टोपी लगाए लंबे से चोगे में बेटन सी थामे हुए डिग्री माँ जैसे शक्ल सूरत वाली एक लड़की मुस्कुराती रहती है। माँ के चेहरे पर तो कभी नहीं देखी थी वह मस्त मुस्कान। कॉलेज के चहचहाते लेक्चर थिएटर में तमाम हम उम्रों के बीच कैसी लगती होगी वह लड़की, क्या सोचती होगी रात के तीसरे पहर इतिहास के पन्ने पलटते हुए। क्या उसके आने के भी ठीक पहले तक कॉलेज की चार दीवारी पर बैठा कोई करता होगा इंतजार, जैसा मैं करता था तुम्हारा। क्या उसकी आंखों में भी, क्या उसकी किताबों में भी कोई रख जाता होगा सपनों का महकता गुलाब। परिणामों की ठीक पहले वाली रात क्या हमारी ही तरह धड़कता होगा उसका दिल, और अगली रात पंख लगाए डिग्रियों के उड़ता होगा उन्मुक्त। जबकि तमाम दूसरी लड़कियों की तरह एहसास होगा ही उसे अपनी उम्र के साथ गहराती जा रही पिता की चिंताओं का। अपनी उम्र के साथ गहराती जा रही पिता की चिंताओं का तो क्या परीक्षा के बाद किताबों के साथ खुद ही समेटने लगी होगी अपने स्वप्न, या सचमुच इतनी सम्मोहक होती है मंगलसूत्र की चमक और सोहर की खनक कि आंखों में जगह ही न बचे किसी अन्य दृश्य के लिए। पूछ तो नहीं सका कभी, पर प्रेम के एक भरपूर दशक के बाद इतना तो समझ सकता हूँ कि उस चटख पीली लेकिन उदास साड़ी के नीचे दब जाने के लिए नहीं थी उस लड़की की डिग्रियां। शुद्धार्थियों, साथियों, जब एक संतान अपनी माँ के स्वप्न की, इच्छाओं की, कामनाओं की, अपनी माँ के युवा होते पंख लगते, उन्मान भरते सपनों की बात कर रहा हो, जब उसके यौवन के दिनों की उस दहलीज पर थिरके हुए से, सहमे हुए से, सकुचाए हुए से दिनों की बात कर रहा हो, बड़ा बेशकीमती हो जाता है ये भाव। और इस भाव के साथ वह विचार भी उतना ही आदरणीय है, उतना ही सम्माननीय है, जब एक बेटा अपनी माँ को टटोल कर, खंगाल कर खोजना चाहता है, संधान करता है एक शुद्धार्थी की तरह, कि उसकी महत्वाकांक्षाएं, उसकी कामनाएं, उसकी इच्छाएं, भविष्य को लेकर देखे गए सपने क्या हम उम्र लड़कियों की तरह और आज के समय और आज की जो हसरतें, ख्वाहिशें हैं, उससे कहीं टकराती हैं। माँ ने भी देखे होंगे बेहिसाब सपने। माँ की डिग्रियां, उस समय की एमए जो उन्हें अलगाती हैं उनके औसत सोच की और तमाम लड़कियों से,
उनके समय और समाज में ग्रस्त पारंपरिक दिमाग की लड़कियों से माँ को जो अलगाती हैं। माँ जो विशिष्ट है केवल इसलिए नहीं कि कवि की माँ है, वो विशिष्ट इसलिए है कि वो प्रतिभा के साथ साथ, हुनर के साथ साथ पढ़ी लिखी माँ है, जो सोच सकती है, समझ सकती है और जो तर्क कर सकती है, अपनी एक नई दुनिया रच सकती है, बसा सकती है। उस माँ की कंडीशनिंग और उस माँ का कहीं समझौता कर लेना उस पीली साड़ी के साथ, पियरी चुनरी जो हमारे यूपी और बिहार की पहचान होती है, विवाहित होने की और सौभाग्य की सूचक होती है, उस हल्दी कुमकुम से साठगांठ कर लेने की माँ की जो हसरत रही है, और माँ जो एक परिवार को भरपूर करने के लिए, एक पुरुष को भरपूर करने के लिए अपने संततियों को पालती पोसती है और उनमें अपने सपने बोने लगती है, देखने लगती है। तो धीरे धीरे सीजती माँ से पूछने का कभी ना माकूल समय मिला और ना वो हिम्मत जुटा पाया होगा कवि। लेकिन कवि चूँकि खुद एक प्रेमी है, चिंतक है, विचारक है, उन अनुभवों को, उन पलों को, उस जीवन को थोड़ा बहुत कमोबेश, एक स्त्री का जीवन तो नहीं जी सकता लेकिन उसने जिया है, उन पलों को, उन अनुभवों को बटोरा है, उस संवेदना से उसके अनुभव टकराते हैं, वो स्मृतियाँ उसमें बार बार कौंध कर जाती हैं कि माँ ने अपनी हसरतों का, अपनी कामनाओं का, इच्छाओं का, जबकि वह पूरा कर सकती थी, वह काबिल थी, वो काबिलियत थी उसमें, माँ ने इन हसरतों को तिलांजलि क्यों दे दी और किस शर्त पर, किस समझौते के साथ। तो अशोक कुमार पांडे की यह कविता शोधार्थियों इस मायने में भी बेहतरीन है। आप देखें कि एक स्त्री के मन को टटोलना और स्त्रियों को टटोलना और उनको चिन्हित करना तो विमर्श का काम है, पर माँ को इस ढंग से समझना और सबके साथ साझा करना इस कविता को बेशकीमती बनाता है। मेरी पसंद की दूसरी कविता साथियों, और ये जिस जुनून और तेवर को मैं जीती हूँ उसी जुनून की ये कविता है, इसलिए भी मैंने इस कविता का चुनाव किया। राजा भी मरेगा एक दिन, किसी अनजान सी बीमारी से या फिर महल की सीढ़ियों से गिरकर, खाते खाते या फिर सोते सोते, मामूली जुकाम या फिर उम्र के बोझ से ही दबकर अमरत्व की इच्छा लिए राजा भी मरेगा एक दिन। बदसूरत हेडलाइनों और रुदालियों के अनमने विलाप में पहुंचेगी खबर जैसे ओले पहुंचते हैं छतों पर। कौतूहल में निकलेंगे लोग, बच्चे खेलना छोड़ देंगे इधर उधर अचरज में, औरतें चौकी से बाहर निकल टीवी निहारेंगी थोड़ी देर, मर्द उत्तराधिकारी पर चर्चा करते हुए मनाएंगे छुट्टी। महल के वीरान कक्षों में चलेंगी तलवार सी ज़बानें, उदासी का केंचुल उतार उम्मीदें करेंगी परवाज। ठीक वैसे ही सड़ेगी राजा की लाश, जैसे मुझसी प्रजा की जलेगी आग, धुआं हो जाएगी देह, अस्थियां चटकेंगी। तस्वीरों में मुस्कुराता चेहरा सुतली बम की तरह फटेगा, मानव गंध से मचल उठेगा श्मशान का कुत्ता। दक्षिणा बटोरता पंडित घर लौटते ही उतार गंभीरता का मुखौटा। फिर से पढ़ती हूँ। धुआं हो जाएगी देह, अस्थियां चटकेंगी, तस्वीरों में मुस्कुराता चेहरा सुतली बम की तरह फटेगा, मानव गंध में मचल उठेगा शमशान का कुत्ता। दक्षिणा बटोरता पंडित घर लौटते हुए उतार फेंकेगा गंभीरता का मुखौटा। 1000 लाशों का बोझ लिए राजा भी मरेगा एक दिन। मित्रों, ये कविता आज आप शुद्धार्थियों के बीच इसलिए चिन्हित होनी चाहिए, इस कविता पर बातचीत होनी चाहिए, परिचर्चा होनी चाहिए, और तमाम समकालीन पाठ्यक्रम में पढ़ते हुए, शोध करते हुए आप अन्य कवियों को जब पढ़ते हैं तो इस कविता को भी रेखांकित इसलिए करें कि सत्ता के क्रूर पक्ष को या वर्चस्व की राजनीति को या उस पीड़ा को कि सत्ता की भाषा और जनता की भाषा
सत्ता का जीवन, पावर, पद, प्रतिष्ठा और रसूखदार का जीवन, और सरल साधारण सर्वसाधारण का जीवन। कितना फर्क है, कितना फाक है इनमें, और इनकी ना जीवन शैली में, इनके रहन सहन में, इनके जीने मरने में जो फर्क है, जो अंतराल है, उस अंतराल की पीड़ा को अशोक कुमार पांडे लाते हैं और कहते हैं कि ये जो बपौती में जी रहा है, ये जो लठैती और मठाधीशी का जीवन जी रहा है, ये जो वर्चस्व को अपने को जिस ठसक से पूरे समाज पर हावी रखता है, अपने बल पर, अपनी ताकत के जोर पर, यह भी मरेगा एक दिन। क्यों? क्योंकि केवल मनुष्य होने के नाते नहीं, बल्कि सबका समय, सबका अंत निश्चित है। और इस क्रूरता का, इस हिंसा का, इस अनैतिकता का, इस अनीति का, दुराचार का, इस अराजकता का भी अंत एक न एक दिन निश्चित ही होगा। अशोक कुमार पांडे की कविता गहरे अर्थों में, मुझे लगता है कि कई अर्थों की अनुगूंज लिए हुए उस आशा की ओर, उस उम्मीद की ओर भी हम सबका ध्यान दिलाती है कि होगा, निश्चय ही अंत होगा और सुबह आएगी। हर रात की सुबह होती है। इस राजा का, इस वर्चस्व का भी अंत होगा। इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है औसत को, सर्वहारा को, सर्वसाधारण को। वह जाने और चिन्हे कि जैसे बजबजाती है, सड़ती है, गंधाती है हमारी उपेक्षित लाश, जैसे क्रूर आतंक और हिंसा का जोर सहकर हम कष्ट में और पीड़ा में और यातना में जीते मरते हैं, राजा का भी निश्चय ही अंत होगा। इस क्रूरता का, इस अराजकता का निश्चय ही अंत होगा, और वह भी उसी तरह से शिनाख्त होगी उसकी, उसी तरह से वो पहचाना चिन्हा जाएगा समाज के बीच, और उसी तरह से उसको भी लोग देखेंगे और समझेंगे कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहता। तो इस रुद्र, इस क्रूर, इस हिंसक वर्चस्व का भी घमंड बहुत दिनों तक नहीं रहेगा। एक और कविता शोधार्थियों आपसे निश्चय ही साझा करना चाहिए। छोटी सी कविता है, कई लड़ियों में कविता है, लेकिन जो एक छोटी सी लड़ी मैंने चुनी आपके लिए, होना न होने की तरह। जूतों की माप भले हो जाए एक सी, पिता को समर्पित कुछ कविताएं छोटी छोटी लड़ियों में बुनी है अशोक कुमार पांडे ने। जूतों की माप भले हो जाए एक सी, पिता के चश्मों का नंबर अमूमन अलग होता है पुत्र से। साथियों, नज़र सबके पास होती है, नज़रिया जो अनुभव देता है, जो स्मृतियाँ देती हैं, जो संवेदना देती है, वो पिता को अधिक समृद्ध करता है। पिता पिता ही रहेगा, हम संततियाँ, हम संतानें, हम पुत्र, हम पुत्रियाँ पिता के चश्मों के नंबर की बराबरी नहीं कर सकते। उस दृष्टि को, उस अनुभव को, उस संवेदना को, उन स्मृतियों को संजो सकते हैं, जी सकते हैं, लेकिन उससे समृद्ध होते हैं तो पिता से जुड़कर, संतान होकर। फिर से पढ़ती हूँ। जूतों की माप भले हो जाए एक सी, रूप आकार प्रकार में आप धर सकते हैं, पिता का रूप धर सकते हैं, पिता के जैसे चिन्हे जा सकते हैं, पिता की परछाई आप पर पड़ सकती है, आप शारीरिक सौष्ठव में पिता का रूपाकार ले सकते हैं, लेकिन चश्मों का नंबर, यानी उसका धुंधलाना, यानी उसका दूर तक देखना और फिर सबको चिन्हना, पहचानना, अशोक कुमार पांडे उस ओर भी इशारा करते हैं। जब उन्हें दूर की चीज़ें नहीं दिखती थी साफ, बिल्कुल चौकस थी मेरी आंखें, जब मुझे दूर के दृश्य लगने लगे धुंधले, उन्हें करीब की चीज़ों में भी धब्बे दिखाई देने लगे। वो अनुभव में डूबी हुई दूरदृष्टि जो पिता की है, जिन संवेदनाओं को, स्मृतियों को वो बटोरे हैं, और जिस समय को उन्होंने जिया है, अब वो धुंधलाती जा रही है, वो कमज़ोर पड़ती जा रही है, लेकिन परखने की, चिन्हने की और चिन्हित करने की नज़र और नज़रिया हमसे आपसे कहीं बेशकीमती है, और हम दृश्य के अदृश्य में रहे, एक दूसरे से बरक्स, एक दूसरे के बरक्स। तो हम हमेशा
नेपथ्य में हो, केंद्र में हो, अपने पिता की दृष्टि से, दूरदृष्टि से, उनके अनुभवों से, उनकी संवेदनाओं से और उनके स्मृतियों का जो ये संग्रहालय है उसी से चिन्हे पहचाने जाएंगे। हम कभी उनके चश्मों का नंबर की बराबरी नहीं कर सकेंगे। ये मेरी जो छोटी सी समझ थी। अगली कविता जो मैंने पसंद की है, लगभग अनामंत्रित। उपस्थित तो रहे हम हर समारोह में, उपस्थित तो रहे हम हर समारोह में, अजनबी मुस्कुराहटों और अभेद्य चुप्पियों के बीच। अधूरे पते और गलत नंबरों के बावजूद पहुंच ही गए हम, अधूरे पते और गलत नंबरों के बावजूद पहुंच ही गए हम तक आमंत्रण पत्र हर बार। हम अपने समय में थे और अपने होने के पूरे एहसास के साथ, कपड़ों से ज्यादा शब्दों की सफेदियों से सावधान। हम उन रास्तों पर चले जिनके हर मोड़ पर खतरे के निशान थे। हमने ढूंढी वे पगडंडियां जिन्हें बड़े जतन से मिटाया गया था। भरी जवानी में घोषित हुए पुरातन और हम नूतन की तलाश में चलते रहे। पहले तो ठुकरा दिया गया हमारा होना ही, पहले तो ठुकरा दिया गया हमारा होना ही, चुप्पियों की तेज धार से जब नहीं कटी हमारी ज़बान, चुप्पियों की तेज धार से जब नहीं कटी हमारी ज़बान। कहा गया बड़े करीने से, अब तक नहीं पहचानी गई है यह भाषा। हम फिर भी कहते ही गए कि तब कहा गया एक शब्द खूबसूरत, हम फिर भी कहते ही गए और तब कहा गया शब्द खूबसूरत, जबकि हम खिलाफ थे उन सब के जिन्हें खूबसूरत कहा जाता था। जरूरी था खूबसूरती के उस बाजार से गुजरते हुए खरीदार होना। हमारे पास कुछ स्मृतियां थीं और उनसे उपजी सावधानियां, और उनके लिए स्मृति का अर्थ गौरव प्राचीन। एक असुविधा थी हमारी कविता, एक असुविधा थी कविता हमारे हिस्से और उनके लिए सीढ़ियां स्वर्ग की। हमें दिखता था घुटनों तक खून और वे गले तक प्रेम में डूबे हुए थे। बेहतरीन पंक्ति। प्रेम हमारे लिए वजह थी लड़ते रहने की और उनके लिए समझौतों की। हम एक ही समय में अलग अलग अक्षांशों में, समकालीनता का बस इतना ही भ्रम सेतु था हमारे बीच। हम एक ही समय में थे अलग अलग अक्षांशों में, समकालीनता का बस इतना ही भ्रम सेतु था हमारे बीच। हम सबके भीतर दरक चुका था कोई रूस, और अब कोई संभावना नहीं थी युद्ध में शीतलता की। ये युद्ध के ठीक पहले के समारोह थे, समझौतों की आखिरी उम्मीद, जैसे कोई चीज नहीं बची थी वहां। फिर भी समकालीनता का कोई आखिरी प्रोटोकॉल कि उन महफिलों में हम भी हुए आमंत्रित, जहां बननी थी योजनाएं हमारे हत्याओं की। साथियों, एक ही युग का होना, एक ही जमाने में लिखना, पढ़ना, सोचना, बोलना, बतियाना, हस्तक्षेप करना समकालीन होना नहीं होता। एक ही दृष्टि, एक ही वैचारिकता से जुड़े हुए रहना, एक ही समय में ज़रूरी जवाबदेही देना, सवाल उठाना, जिज्ञासा रखना और पूरे ठसक के साथ जीने मरने के लिए लड़ना, जूझना, संघर्ष करना समकालीनता नहीं है। हमारी सोच और हमारे सोच के दायरे तय करेंगे हमारा अभी का होना। भविष्य में हम कितने रह सकेंगे, कितने बचे रहेंगे, यह भी हमारी समकालीनता, हमारी सोच, हमारी दृष्टि तय करेगी। और अशोक कुमार पांडे कहते हैं कि इस दौर में जहां बहुत से प्रबुद्ध लोग, सम्मानित लोग, रजिस्टर्ड लोग आमंत्रित किए जाते हैं बड़े बड़े सभा समारोह में, बड़े बड़े सदन में जिनका अभिनंदन होता है, मैं आमंत्रित नहीं रहा, फिर भी वहां मौजूद रहा, साखी रहा, बहुत संलग्न तटस्थता के साथ और तटस्थ संलग्नता के साथ जुड़ा रहा
और जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर, वहां हम भी पहुंचे मगर धीरे धीरे। ये रामदरस जी की पंक्तियां मुझे अचानक याद आ गई इसकी विवेचन करते हुए कि आपने जो ठौर ठिकाना बड़ी जुगाड़ के साथ पाया और तय किया, जो रास्ता, जो यात्रा आपने तय की, हम भी अपने विरोध से, अपने प्रतिरोध से, अपनी सोच से, अपनी प्रखरता से, अपनी धार से, अपने ओज से, अपने तेज से और अपनी लड़ाई और जूझ और संघर्ष से वहाँ पहुँच ही गए। हम खटकते रहे, हम आग की किरकिरी बने रहे, हम बहुतों को चुभते रहे, गढ़ते रहे, लेकिन हमने गढ़ना चुभना नहीं छोड़ा। ये समकालीनता है। यथार्थ की जड़ता को तोड़ना समकालीनता है। जो गड्ढ-मड्ढ है, जो एज इट इज है, उसमें सुराख बनाना समकालीनता है। इस जड़ता से न केवल उबरना, न केवल छटपटाहट, न केवल जागना, बल्कि दूसरों को उबारना और जगाना समकालीनता है। और अशोक कुमार पांडे इसलिए एक बेहतरीन समकालीन कवि हैं। शुक्रिया।